नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बुद्ध कथा के विषय में पढ़ा। आज का हमारा जो विषय है वो है आपके पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का शीर्षक चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके अंतर्गत हम चंद्रगुप्त और चाणक्य के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहित के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये जो था हमारे यहाँ जो है बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैला और ये यहाँ से मूल रूप से हम कह सकते हैं कि शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग के बीच के हुए ये संघर्ष का मामला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री सलाहकार चाणक्य। तो इस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया और उसने विकास को आगे बढ़ाने में हमें सहायता दी, तो इसी समय दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति हमारे सामने आए जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सलाहकार या मंत्री कह सकते हैं चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई, तो इनको जो है अपने राज्य से निकाल दिया गया। तो ये वहाँ पर आए जहाँ पर सिकंदर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था और इन्होंने सिकंदर से भी भेंट की। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। इन्होंने क्या करा, दोनों ने जो पुराना और चिर नवीन नारा था कि आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित करा, उनको उकसाया और उन्हें खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, अर्थात हमें पूरी जानकारी इसके बारे में मिलती है, भारतीय भी और यूनानी भी, कि जो भारतीय वहाँ सभ्यता थी वो भी और जो यूनान की थी उसकी भी। विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगनस्तीस ने छोड़ा और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है। तो पहला जो था, जो विवरण यूनानियों का था, वो तो सेल्यूकस के राजदूत मेगनस्तीस ने छोड़ा और दूसरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, जो उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह हर दृष्टि में बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में और कर्मठता में। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक मिला है, मुद्रा राक्षस, जिसके अंतर्गत जो है हमें चाणक्य की विभिन्न तस्वीर दिखाई पड़ती है। वो है साहसी और षड्यंत्री, अर्थात साहस रखने वाला और षड्यंत्र बनाने वाला, अभिमानी और प्रतिशोधी, घमंडी और बदला लेने वाला, जो ना कभी अपमान को भूलता है ना अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है, अर्थात वो गलत सही दोनों तरीके से दुश्मन को धोखा देकर उसे पराजित करना चाहता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है, अर्थात वो बागडोर साम्राज्य की अपने हाथ में ले लेता है और जो उसका सम्राट होता है वो उसको एक शिष्य की तरह देखता है, अर्थात शिष्य की तरह उसके साथ व्यवहार करता है।
अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है, अर्थात उसका जीवन साधारण है और वो किसी उच्च पद को पाना भी नहीं चाहता है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। वह कहता है कि जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेगा और अपने उद्देश्य को पा लेगा तो सेवानिवृत्त अथवा इस कार्य को छोड़कर वो चिंतन मनन के लिए जीवन जिएगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता है, अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने किसी भी बात को करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी बात को पूरा करने के लिए चाहे गलत हो या सही हो उसको प्रयोग में लाया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया। उसमें शासन के सिद्धांत, व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासित और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया। तो जो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें जो है सभी विषयों पर लिखा गया है, चाहे वो शासन के सिद्धांतों या जीवन के पहलुओं पर प्रयोग में आने वाली बातें। इसमें सेना का भी वर्णन किया गया विस्तार का। वो कहता है कि संख्या कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती, केवल अनुशासित और उचित नेतृत्व जो है उसका अभाव होगा तो वो सेना भी बोझ बन जाती है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, जिनमें जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। तो इसके अंतर्गत जो चर्चित विषय हैं वो व्यापार, कानून इत्यादि सभी से संबंधित हैं और इसमें विधवा विवाह को मान्यता भी दी गई है। और अगर कोई स्थिति ऐसी होती है जिसमें तलाक लेना हो तो वो भी अवस्था इसमें दी गई है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में होगा, उसकी खुशहाली में वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। तो ये राजा इसके जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत है, इसमें इन्होंने कहा इनके समय में कि जब राज्याभिषेक के समय राजा सिंहासन पर बैठता है तो उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि जो वह प्रजा की सेवा करेगा और जो प्रजा का सुख है वही उसका सुख है, उनके सुख में ही वह सुखी रहेगा और उसकी खुशहाली में वह उसी को अच्छा समझेगा जो प्रजा को अच्छा लगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि जो मुझे अच्छा लगता है उसको प्रजा अच्छा समझे, बल्कि जो प्रजा को सही लग रहा है उसको वो सही मानेगा। और राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी जो है समान रूप से उत्साही होगी, अर्थात राजा के अंदर काम करने का चाव होगा तो प्रजा के अंदर स्वयं काम करने की इच्छा उत्पन्न होगी। अब कह रहा है ये कि इसमें कि सार्वजनिक काम जो है राजा की मर्जी के, जो सार्वजनिक काम होते हैं जनता के करने काम होते हैं, उसमें जो है राजा की इच्छा नहीं होती, बल्कि उनको करने के लिए तो जनता को खुद ही तैयार रहना चाहिए। और यदि कोई, और ये भी कहता है कि यदि कोई राजा अनीति करता है, गलत कार्य करता है या उसके प्रजा के अधिकार को अपना अधिकार समझता है तो उसकी प्रजा को हक है कि वो उस राजा को बदलकर किसी अन्य राजा को सिंहासन पर बैठा सकती है। उसके लिए प्रजा को किसी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इसके इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि क्या राजा शपथ लेता है जब वो राज्याभिषेक कराकर राजा के पद पर बैठता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम
इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और जो अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने, उसके अंदर किन किन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।